हेलो दोस्तों, मैं सुमन, आपकी मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि महासंग्राम की सुपर सीरीज़ के अंदर मेरा आज 19वां वीडियो है, जिसमें हम 1 जनवरी 2022 को हुए सीटेट के पेपर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से 17 पार्ट में 2023 में हुए सभी सीटेट के पेपर के मैथ के पार्ट को कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वो देख लेना। और अगर आपने अभी तक सारे मेरी वीडियोस देखे हैं तो आपने ये रियलाइज़ भी कर लिया होगा कि हर बार सीटेट में जो पेपर होता है वो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। इससे आपको रियलाइज़ भी हो गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप वीडियो को कंप्लीट ना देखते हुए पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। अगर आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आता तभी आप इसका सॉल्यूशन लिखें। और अभी तक अगर आपने अल्फ़ा बीटा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हमारी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का है, द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 198, 135 एंड 108। इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद सम निकालना है। तो हमें इन सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो हम 198 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो हमारे पास आएगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा 99। 3 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 33। अगेन 3 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 11 और 11 1 जा 11। ओके, नाउ अगर हम 135 को डिवाइड प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो हमारे पास आएगा, 3 से करते हैं पहले, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगेन मैं 3 से करूँ तो 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 से करें 3 5 जा 5 1 जा। ओके, और हम करते हैं 108 को। अगेन 3 से करें हम, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। 3 से मैं करूँ तो 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा 2 2 जा 9। ओके, तो 198 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। और 135 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 108 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, एचसीएफ हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो तीनों में कॉमन आया हो। तो यहाँ से मेरे पास देखें तो हम ये 3 है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, और एक ये 3 मेरे पास है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। ओके, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है। सो हमारे पास एचसीएफ होगा 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9। ठीक है, एलसीएम मैं निकालूं तो जो पेयर में एलसीएम हम निकालें तो जो पेयर में है वो तो आएंगे ही। बाकी अब ये देखो 3 जो है 2 के अंदर पेयर में आ रहा है, तो हम इसको सिंगल टाइम लिखेंगे, 2 टाइम ना लिख करके सिंगल टाइम लिखेंगे, क्योंकि हमने ये और ये तो लिख ही लिया। अब ये दोनों में आ रहा है ना, तो एक बार हम ये लिखेंगे। अब 2 के लिए हम चेक करें ना, एक तो 2 इसमें आ रहा है और एक 2 इसमें आ रहा है। अगर मैं इनका पेयर बनाऊँ, यानी कि ऐसे पेयर बनाए, तो 2 भी हम सिंगल टाइम राइट करेंगे। जैसे कि मैंने 3 दोनों में था तो हमने एक बार राइट किया है। बाकी बचे हुए सभी नंबर्स आ जाएंगे, जैसे कि 2 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ और 11, 2 5 और 11। ठीक है, अब इन सबकी मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई 11। सो इन सब की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा 5 9 4 एंड 0। क्लियर है? हमें निकालना क्या है, सम निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम हमारे पास आया है 5940 और एचसीएफ मेरे पास आया 9। सो इन सभी को हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 5949। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट हमें करके निकालनी है। ठीक है, और इसका देखो रूट ऑफ 450 है, तो मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है ज़्यादा मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो 225 होता है वो हमारे पास 15 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 15 जो है स्क्वायर रूट होता है 225 का। ओके, एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ हमारे पास लिखा हुआ है 338, तो जिसको हम लिख सकते हैं 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। अब 69 भी हमें पता है कि ये 13 का स्क्वायर रूट, 13 इसका स्क्वायर रूट होता है।
अच्छा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि ये जो नंबर है डिवाइड के बाद वाला वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड 2 4 5 को अगर मैं 5 से करूँ तो हमारे पास आएगा 5 4 जा 20 और 4 बचा 5 9 जा। अब हमें पता है 49 जो होता है 7 का, 7 इसका स्क्वायर रूट होता है, और 125 को अगर मैं 5 से करती हूँ तो मेरे पास आएगा 25। ठीक है, अब इसको हम ओपन करें, यानी कि रूट टू मल्टीप्लाई रूट ऑफ 2 to 5। ये सिर्फ मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट करेंगे कि रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। देख लो, चलो मैं करके बता देती हूँ आपको। ये स्टेप 169 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 25। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, तो रूट ऑफ 2 to 5 हमारे पास 15, यानी कि रूट 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास 15 होता है, और 169 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 13 मल्टीप्लाई ये 7 होता है, और रूट ऑफ 25 हमारे पास होता है 5। ठीक है, 5 3 जा 15 एंड 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 13। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे रखी है और हमें ये कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम माइनस के साइन को हटाना है पावर से, तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अच्छा, -1 था वो 1 बच गया, 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय ए, और b की पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एज इट इज़ पड़ा है। मल्टीप्लाई में एलसीएम लूँ तो यहाँ से मेरे पास आएगा ए बी, और यहाँ से मेरे पास आएगा बी प्लस ए, जिसको हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। अच्छा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, दोनों सेम ही है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, यानी कि ए बी की मल्टीप्लाई करूँ और उसका रेसिप्रोकल कर दूँ, तो हम ए बी की वैल्यू निकालें तो मेरे पास है 5 डिवाइडेड बाय 11, और बी की वैल्यू मेरे पास है 3 डिवाइडेड बाय 7। कैंसिल आउट नहीं होता कुछ भी, 5 3 जा 15, 11 7 जा 77। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 डिवाइडेड बाय ए बी की, यानी कि जो भी मेरे पास नंबर आया उसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। सो 77 डिवाइडेड बाय 15। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। Now next question is, which of the following is or are not true about natural number? Natural number हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सोन कंप्लीट नंबर आते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, रहता है फर्स्ट ऑप्शन में, एवरी प्राइम नंबर इज एन ओड नंबर। क्या हर एक प्राइम नंबर ओड नंबर होता है? नहीं, सिर्फ 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और जो हमारे पास क्या होता है, इवन भी होता है। क्वेश्चन में पूछता है एवरी प्राइम नंबर, हर एक प्राइम नंबर ओड होता है? नहीं, हमारे पास 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन नंबर भी होता है। सो पहले वाला तो गलत है, इन्होंने नोट के लिए ही पूछा कि कौन सा आंसर नहीं है, तो पहले वाला हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो नंबर हमारे पास प्राइम नहीं होते, बाकी बचे हुए सभी नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर जो होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, 2 3 ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आए और जो 5 से डिवाइड होते हैं। अब 3 के बाद जैसे 4 आता है ना, 4 आता है जो इवन नंबर होता है और जो हमारे पास प्राइम नहीं होता। उसके बाद 5 हमारे पास प्राइम होता है, उसके बाद 6 इवन नंबर होता है। यानी कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो हमारे पास क्या बनता है, प्राइम बनता है। बट कंपोजिट नंबर में क्या आते हैं, सारे इवन नंबर आते हैं। ठीक है, सारे इवन नंबर आते हैं और ओड नंबर भी आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लें कि मेरे पास पहला नंबर जो होता है कंपोजिट वो 4 होता है, एंड उसके बाद हमारे पास होता है 6, उसके बाद हमारे पास होता है 8, उसके बाद 9। ये भी हमारे पास ओड नंबर है जो कि क्या है, कंपोजिट है। बट क्वेश्चन में क्या कहता है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सिर्फ जो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि 2 इवन नंबर है और जो कि क्या है, प्राइम है। अगर ऑल नहीं होता ना तो हमारा क्या पता ठीक हो जाता, बट यहाँ पे लिखा है सारे के सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। ऐसा नहीं होता, 2 मेरे पास प्राइम होता है जो कि कंपोजिट नहीं होता, तो ये भी मेरे पास राइट नहीं होगा। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। 2 प्राइम नंबर का सम हमारे पास क्या होता है, हमेशा इवन नंबर आता है। ऑलवेज, हमेशा इवन आता है, ऐसा नहीं होता। चलो हम 2 प्राइम नंबर लेते हैं और उनका सम करके देखते हैं वो भी हमारे पास ओड आता है या नहीं आता। ओके, तो मैं 3 और 5 लूँ, यहाँ से वो मेरे पास ओड आएंगे। 9 और 3 ले लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है, ऑलवेज इवन नंबर।
हमें किसी भी बात को फॉल्स प्रूफ करना होता है ना, तो उसका एक एग्जांपल दे देना काफ़ी होता है। तो इन्होंने क्या बोला था कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो मैं दो प्राइम नंबर उठाती हूँ, एक 2 उठा लिया मैंने और एक उठा लिया 3, ठीक है। इन दोनों का हम सम करें तो हमारे पास क्या आता है 5, जो कि हमारे पास क्या है ओड नंबर है। बट ये तो क्या कहते हैं सम ऑफ टू प्राइम नंबर ऑलवेज इवन नंबर होता है। ऑलवेज तो नहीं होता ना, यहाँ पे दो प्राइम नंबर का सम मैंने किया और वो मेरे पास क्या आ गया ओड आ गया, तो ये भी मेरे पास ट्रू नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट जो है वो ऑलवेज क्या आता है आपके पास ओड नंबर आता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इवन नंबर को आप डिवाइड करते हैं। चलो हम दो इवन नंबर लेते हैं, एक इवन नंबर में ले लेते हैं 4 ले लिया मैंने और 2 ले लिया, ठीक है। 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2 2 जा 4 आएगा, है ना। तो इवन नंबर को मैंने इवन से डिवाइड किया, मेरे पास क्या आ गया एक इवन नंबर आ गया। ये कहता है कि इवन नंबर को अगर आप इवन से डिवाइड करते हो तो हमेशा क्या आएगा क्वोशंट ओड आएगा, तो ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है। तो चारों में से कोई भी बात ट्रू नहीं है। इन्होंने पूछा नोट ट्रू, तो चारों ही ट्रू नहीं है, यानी कि ऑल ए बी सी एंड डी हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें जो प्रूव करना है कि ये फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे कोई एक ऐसा एग्जांपल लेके दिखा देंगे कि जो फॉल्स मतलब ट्रू ना हो, ठीक है। पहले ऑप्शन में कहता है कि फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, ए मल्टीप्लाई माइनस बी इज ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं कंप्लीट नंबर। जैसे कि मैं बात करूँ 0 1 2 अप टू सोन इन्फिनिटी, और नेगेटिव की हम बात करें तो -1 -2 अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो पहले पार्ट को अगर हम सोल्व करें तो दो इंटीजर लेने, इन्होंने नहीं बोला कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सपोज करते हैं मैं ए को ले लेती हूँ -4 और बी को हम ले लेते हैं 2, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि ए मल्टीप्लाई माइनस बी ऑलवेज नेगेटिव आता है। तो हम चेक करते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास आई है -4 और मल्टीप्लाई बी की वैल्यू -b लिया है इन्होंने, तो -b दैट मीन्स मेरे पास आएगा -2। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा 8, जो कि हमारे पास क्या पॉजिटिव है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप दो इंटीजर लें और दोनों की मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव वे में और दूसरे नंबर के साथ अगर आप नेगेटिव लगा के मल्टीप्लाई करें तो वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर यहाँ बोल दिया जाता ना कि दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ सकता था। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं यहाँ से, तो मेरे पास आएगा डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी पॉजिटिव, कि दो नेगेटिव इंटीजर का सम क्या है कभी भी हमारे पास पॉजिटिव नहीं हो सकता। सो इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लेते हैं मैंने ए को कंसीडर कर लिया -2 और बी हमने ले लिया -5, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर की बात थी। अगर हम डिफरेंस निकालें दोनों का तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू हमने ली है -2 एंड माइनस बी की वैल्यू हमने ली है -5। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो -2 माइनस प्लस 5, तो हमारे पास आएगा प्लस का 3, जो कि हमारे पास क्या पॉजिटिव है। बट ये क्या कह रहा था, डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। बट हमने एक एग्जांपल शो कर दिया कि जिनका डिफरेंस हम पॉजिटिव दिखा दिया, तो ये भी मेरे पास करेक्ट नहीं होगा। अब थर्ड पार्ट हम चेक करें तो इन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर विद अनदर नेगेटिव इंटीजर विल गिव एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। अब दो नेगेटिव इंटीजर की बात है, तो सपोज कीजिए मैंने ए को ले लिया -2 और बी को -5 ही रख लेते हैं। तो क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव नंबर विद अनदर नेगेटिव नंबर। एक नेगेटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नेगेटिव नंबर से तो क्या आता है, विल गिव एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। जो हमें नंबर मिलेगा वो स्मॉल मिलेगा, यानी कि ए एंड बी दोनों से हमें क्या मिलेगा, स्मॉल मिलेगा। चेक करते हैं, ए की वैल्यू हमने ली थी -2 और बी की वैल्यू हमने ली थी -5। दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आया 5 2 10 प्लस का, जो कि क्या है ग्रेटर देन है, ए से भी बड़ा है और जो कि बी से भी बड़ा है, ठीक है। तो ये भी बात हमारे पास फॉल्स है। नाउ फोर्थ ऑप्शन अगर हम चेक करें तो प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर विद अ पॉजिटिव इंटीजर विल बी एन इंटीजर लेस देन 0। तो फोर्थ हम चेक करते हैं कि ए हमने लेट कर लिया एक नंबर -2 है और बी मैंने लेट कर लिया 5, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव विद अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर की प्रोडक्ट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई 5 2 जा क्या आएगा -10, विच इज पॉजिटिव इंटीजर विल बी एन इंटीजर लेस देन 10। वो हमेशा क्या होगा, 10 से छोटा होगा। ये बात ठीक है। देखिए पॉजिटिव नंबर को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन्होंने साफ कह दिया ना, एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन आएगा,
और नेगेटिव नंबर, हर एक नंबर नेगेटिव जो होता है वो हमेशा 0 से छोटा होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर, क्योंकि इन्होंने करेक्ट के लिए पूछा था तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड इज 5880। रोम्बस होता क्या है? स्फीयर का ही एक स्पेशल टाइप होता है, ए बी सी डी, ठीक है। इसके कॉर्नर तो वर्टेक्स तो 90 डिग्री पर मीट नहीं करते, बट इनके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर मीट करते हैं, ठीक है। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, ठीक है। तो क्या कहता है एरिया ऑफ रोम्बस। अब मान लीजिए मैंने इसको D2 का नाम दे दिया और इसको मैंने नाम दे दिया D1 का, तो जो एरिया होता है रोम्बस का वो हमारे पास होता है D1 मल्टीप्लाई D2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एरिया हमारे पास गिवन है 5882। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। एंड इट्स डायगोनल इज एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते तो इसका मीनिंग एक ही डायगोनल हमारे पास गिवन है, वो 70 है। व्हाट इज द साइड ऑफ द फील्ड। अब इस फील्ड की मुझे साइड निकालनी है। नीचे का एक ट्रायंगल हम देखें बड़ा बना करके, तो ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है। इसको मान लीजिए मैं O का नाम दे देती हूँ और ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीनिंग दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर सपोज कीजिए कंप्लीट BD मेरे पास 70 है ना, तो सिर्फ BO की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे पास 35 होगा बाइसेक्ट, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ओके, तो D1 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, D2 की वैल्यू D1 की वैल्यू 70 है। चलो एक डायगोनल की वैल्यू 70 है और डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो कैंसिल आउट करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी, ये 5880 है। सो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे एंड 7 से कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आएगा 7 8 जा 56 और 7 4 जा, ठीक है। सो D1 की यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है 84, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 84 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ से क्या आता है 4 2 जा 8 एंड 8 2 8 जा 16। तो ये कंप्लीट D1, ये D1 सपोज कर लेते हैं क्योंकि मैंने वहाँ D2 की प्लेस पे लिखा है। तो D1 कंप्लीट जो आया मेरे पास वो आया है 168, ठीक है। 168 का हाफ, यानी कि अगर मैं AO की बात करूँ वो तो 168 का हाफ होगा, जो कि मेरे पास क्या है 84, ठीक है। हमें निकालना क्या, व्हाट इज द साइड ऑफ द फील्ड। अब रोम्बस का 4 की 4 साइड इक्वल होती है, तो अगर AB की मैं वैल्यू निकालूँ, यानी कि AOB जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ AB हाइपोटेन्यूज का काम करेगा और OA बेस है, तो हमारे पास OA जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। रूट ऑफ 35 का स्क्वायर, यानी कि 35 का जो स्क्वायर मेरे पास होता है वो हमारे पास होता है 1225, ठीक है। प्लस 84 का स्क्वायर है वो हमारे पास होता है 7056। अच्छा ये ना मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हर किसी को करना आता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो टाइम वेस्ट नहीं कर रही मैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आती है और मेरा टारगेट आपके कंसेप्ट क्लियर करना ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम 1225 में ऐड करें तो हमारे पास आएगा 11 का 1 एंड 5 to 7, 7 और 1 कैरी हमारे पास आ जाएगा 8 और 2 और 1, ठीक है। और आई थिंक मैं ये सोच के चलूँगी कि आपको इसका रूट निकालना भी आएगा, जो कि हमारे पास क्या होता है 91, यानी कि 91 को अगर हम 91 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 8281। Okay, now next question is so option number 2 is our answer. Now next question is the area of sphere with side x unit is double the area of triangle with base x unit. तो हमारे पास एक स्फीयर है एंड एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसका ट्रायंगल का बेस x है और स्फीयर की साइड x है। दोबारा से पढ़िए फर्स्ट लाइन को, द एरिया ऑफ स्फीयर विद साइड x यूनिट, जो इसका एरिया है, सपोज करते हैं हम इसके एरिया को 1 का नाम देते हैं, और इस डबल, वो डबल है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस x। सपोज करते हैं इसके एरिया को मैंने A2 का नाम दे दिया, ठीक है। A1 एरिया है हमारे पास स्फीयर का और A2 एरिया है मेरे पास ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैंने सपोज कीजिए ये हाइट ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये मेरे पास h है। सो स्फीयर का जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है साइड इंटू साइड, साइड हमारे पास x है, x इंटू x, और ट्रायंगल का एरिया हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस, बेस मेरे पास x है इंटू हाइट, ठीक है। सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक x से मेरे पास x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h की वैल्यू हमारे पास आएगी x यूनिट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सोलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3.52 मीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 0.35 मीटर। तो ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस हमारे पास है 0.35 मीटर, हाइट नहीं मालूम, बट इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है। टोटल सरफेस एरिया होता है कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसके चारों तरफ का एरिया और बेस का एरिया प्लस में अपर बेस का अपर टॉप का एरिया। तो हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRH प्लस दो सर्कल का एरिया जो बेस का है और अपर साइड का सर्कल है वो πr 2πr स्क्वायर इक्वल टू 3.52। ठीक है, सो यहाँ से मैं कॉमन निकालूँ 2πr हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा h प्लस आर इक्वल टू पॉइंट हटाऊँ तो मेरे पास 2 जीरो नीचे आ जाएंगी ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी बन जाए। सो यहाँ से 2 पाई के प्लेस में हमें लेना है 22/7 एंड r की वैल्यू हमारे पास है 0.35 जिसको हम राइट कर सकते हैं 35 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो h प्लस मेरे पास r की वैल्यू 35 डिवाइडेड बाय 100। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। जस्ट ओनली वैल्यूज हमने यहाँ पुट की हैं। सो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7 5 जा। अगर आपको ऐसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है तो मल्टीप्लाई में जो टर्म पड़ी है वो डिवाइड में चली जाएंगी। ठीक है, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 जा 7 5 जा 35, 5 से हम 5 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा 2 1 जा एंड 1 कैरी 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 6 जा। ठीक है, 11 से हम डिवाइड करें 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 6 जा। 2 से अगेन मैं डिवाइड करूँ तो 2 8 जाएगा मेरे पास। दैट मीन्स मेरे पास h प्लस 35 डिवाइडेड बाय 100। 5 जो बचा हुआ था यहाँ मल्टीप्लाई में पड़ा था डिवाइड में चला जाएगा। राइट हैंड साइड में सिर्फ मेरे पास 8 बचा हुआ है, 8 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, h इक्वल टू हमारे पास आएगा 8 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व आउट करें तो मेरे पास आएगा एलसीएम 100 और 100 को 5 से डिवाइड करें तो 20 एंड 8 मल्टीप्लाई 20 हमारे पास आएगा 160 माइनस 35। सो माइनस करें तो 10 में से हम 5 माइनस करेंगे 5 में से 3 माइनस करूँगा मेरे पास आएगा 2 और 125 डिवाइडेड बाय 100। 25 4 जा 100 और 5 जा 125। तो फाइनली जो h हमारे पास आया है वो आया 5 डिवाइडेड बाय 4 मीटर। ठीक है, क्योंकि सारी क्वांटिटी मीटर में चल रही थी। ओके, हमें निकालना है यहाँ पे हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट हमें निकालनी थी जो कि हमारे पास क्या आई है 5 डिवाइडेड बाय 4 मीटर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 54। सम ऑब्जर्वेशन हमें नहीं मालूम कितनी ऑब्जर्वेशन है, सपोज कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है x। ठीक है, बट मीन गिवन है। अब देखिए जैसे कि सपोज कीजिए मैं 1 एंड 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन है और सपोज कीजिए मुझे बोला जाए इसका मीन निकालना है तो जितनी टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स वो हमारे पास निकलता है मीन, है ना। तो इन सब का सम हमारे पास आएगा 15 और 15 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि मेरे पास आएगा 3। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब मुझे जस्ट ओनली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना हो तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो मेरे पास क्या आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है। ये मेरे पास गिवन है मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ x ऑब्जर्वेशन की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा 54x। ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये जनरल फॉर्म में आपको समझना है तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे क्या कहता है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड इट्स सम इज डिवाइडेड बाय 2। इससे पहले यहाँ समझिए, एक है ना जनरल थीम होती है हमारे पास कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में मैं जितना भी नंबर ऐड करूं तो उसका मीन उतना ही ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए हर एक ऑब्जर्वेशन में 1 1 ऐड करती हूँ तो इसका मीन जो पहले क्या था हमारे पास 3 था वो 1 इंक्रीज हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। जैसे कि 1 के प्लेस में मैंने 2 पुट कर दिया, 2 के प्लेस पे 3, 3 के प्लेस पे 4, 4 के प्लेस पे 5 एंड 5 के प्लेस पे अगर मैंने 6 पुट किया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास 5 ही है वो। ओके, एंड 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15 और ये मेरे पास 20, 5 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 4 आ गया। यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन में मैं जितना भी नंबर ऐड करूँगी तो मीन उतना ही इंक्रीज होगा। अब इसमें क्या कहता है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 8, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम 8 से इंक्रीज करते हैं तो नया ऑब्जर्वेशन जो मीन था नई ऑब्जर्वेशन का बनेगा वो भी 8 इंक्रीज होगा यानी कि न्यू मीन मेरे पास होगा
सॉरी मीन, हमारे पास वो क्या होगा 54 + 6, यानी कि मेरे पास क्या आएगा 60, सॉरी इट्स माय अपोलॉजी, 8 हम ऐड करेंगे तो मेरे पास मीन आएगा 62। ये मेरे पास नए वाला मीन है, ठीक है। एंड इट्स सम इज डिवाइडेड बाय 2। अब जो नई ऑब्जर्वेशन जिनमें हमने 8 ऐड किया था उनके सम को 2 से डिवाइड किया गया है, तो हमारे पास सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन का सम जो होगा वो क्या आएगा, यानी कि मीन को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ऑब्जर्वेशन तो उतनी ही चल रही है ना, एक्स ऑब्जर्वेशन हम लेट करके चले तो एक्स ऑब्जर्वेशन का यानी कि जो सम होगा मेरे पास नई वाली ऑब्जर्वेशन, जो हर एक ऑब्जर्वेशन में हमने 8 ऐड किया, वो मेरे पास 62 डिवाइडेड बाय 62x आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला कि सम इज डिवाइडेड बाय 2। अगर हम सम को डिवाइड कर देते हैं 2 से, दैट मीन्स मेरे पास क्या आता है 31x आएगा। देन व्हाट इज द मीन ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन, तो ये मेरे पास क्या है, अब डिवाइड करने के बाद ये सम आया है ना, सम आया है तो मुझे मीन निकालना है। अब ये देखो 54x मेरे पास क्या था, ये सम था स्टार्टिंग वाली ऑब्जर्वेशन का, और मीन की बात करें तो हम इसको x से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर देंगे। फिर इसने कहा कि हर एक ऑब्जर्वेशन में 8 आप ऐड करते हो तो जो सम आएगा, यानी कि सम ये वाला आया है, उसको आप क्या कर दें 2 से डिवाइड कर दें, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास नंबर मिलता है उसका मीन क्या है, तो x से आप डिवाइड कर दो, तो रिक्वायर्ड जो आंसर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा 31x डिवाइडेड बाई x, यानी कि आपके पास आएगा 31। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो वापस से वीडियो को रिपीट करके देख लेना। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 12, 13, 14 अप टू 41 आर रिटन ऑन डिफरेंट स्लिप्स, one number on one slip. These slips are put into a bag. Radha takes out one slip from the bag without looking into the bag. What is the probability that the slip drawn by her is not a prime number? जो कि हमारे पास क्या हो, प्राइम नंबर ना हो। पहले हम टोटल नंबर काउंट करें इसमें, तो वो क्या होंगे, टोटल नंबर लास्ट में हम चेक करें तो 41 है। ओके, स्टार्टिंग हुआ है 11 से, तो 41 में से आप 11 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 30 जो आएंगे वो टोटल नंबर आएंगे, ठीक है। अब इनके बीच में प्राइम नंबर क्या होंगे 12 से लेकर के 41 के बीच के, तो 13 हमारे पास प्राइम नंबर होगा, उसके बाद 15 नहीं होगा, 17 होगा एंड 19 होगा, उसके बाद 23 होगा, 23 के बाद हमारे पास होगा 29 एंड 30 नहीं होगा, फिर हमारे पास होगा 31 एंड 37 एंड उसके बाद 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41, यस 41 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो होंगे वो मेरे पास क्या होंगे प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक। तो दो मेथड होते हैं कि हमें प्राइम नंबर का नोट अ प्राइम नंबर बोला ना, तो हम क्या करें पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं प्राइम नंबर आने की, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, एक मेथड ये है। दूसरा है कि आपको बोला गया कि प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, तो आप जो 30 नंबर है उनमें से ये 8 माइनस कर दें। नोट प्राइम नंबर यानी कि ये टोटल थे हमारे पास 8, टोटल नंबर मेरे पास 30 है, 30 में से 8 हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास आएंगे 22, ठीक है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की जो बात कर रहा है वो हमारे पास क्या आएगी, फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, सो 11/15 मेरे पास क्या होगा आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। एक दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करें प्रोबेबिलिटी निकाल दें प्राइम नंबर आने की, है ना। तो प्राइम नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास होगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं 8 और डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। 2 4 जा 8 और ये मेरे पास आ गया 15। सो 4 डिवाइडेड बाय 15 क्या है, वो प्रोबेबिलिटी है जो प्राइम नंबर आए। और प्रोबेबिलिटी अगर मैं नोट प्राइम नंबर की निकालूं तो क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे जो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि एलसीएम लेके मैं इसको सोल्व आउट करूं तो मेरे पास आएगा 11 डिवाइडेड बाय 15। सो आपकी मर्जी है, ये मेथड से करना चाहे तो इससे कर लेना, इस मेथड से करना चाहे तो इससे कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस। इन तीनों नंबर की हम प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, देखो एक ट्रिक है, अदरवाइज टाइम काफ़ी लग जाता। 9x² एंड प्लस 4y², है ना। इसकी प्रोडक्ट करनी है, मैं समझा रही हूँ आपको, डायरेक्ट करना है एग्जाम में, ठीक है। प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करना है 3x + 2y से एंड 3x - 2y से। ओके, यहाँ देखा जाए तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a + b a - b, 9x² + 4y² एज इट इज, और यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b, a का स्क्वायर यानी कि 3 3 9x²
प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा और क्या आएगा b का स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4 y स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन यही फॉर्मूला जो हमने यहाँ अप्लाई किया ना वो यहाँ अप्लाई हो रहा है, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, जहाँ a के प्लेस पे मेरे पास क्या है 9x स्क्वायर और b के प्लेस पे 4y स्क्वायर। तो अगेन यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम कैलकुलेट करें तो 9 9 जा 81 x की पावर 4 माइनस 4 4 जा 16 y की पावर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको हमें कैलकुलेट करना है और a की वैल्यू b की इक्वल नहीं है तो क्या आएगा। अब यहाँ से देखा जाए जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज हम यहाँ राइट करें तो प्लस a प्लस बी। ओके, डिवाइडेड बाय, अब इसके अंदर से और इस टर्म के अंदर से मेरे पास देखिए a माइनस बी दोनों में कॉमन आ रहा है तो a माइनस बी में कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास अंदर से इन दोनों में से a माइनस बी बाहर चला गया तो बचा a, और इन दोनों टर्म में से a माइनस बी बाहर चला गया तो हमारे पास बचा प्लस का b। ओके, a प्लस बी से सॉरी अभी नहीं कैंसिल आउट करेंगे, इन दोनों टर्म में से और इस टर्म में से अगर मैं a प्लस बी कॉमन निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा अंदर a माइनस बी और प्लस का a, क्योंकि a प्लस बी बाहर चला गया कॉमन, डिवाइडेड बाय a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट, ऊपर देखें न्यूमरेटर में तो a प्लस बी a प्लस a मेरे पास होगा 2a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। सो ऑप्शन नंबर यस थर्ड इज आवर आंसर 2a माइनस बी। यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक इक्वेशन हमें गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है 5y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 की, तो हमें इसको कैलकुलेट करके सोल्व आउट करना होगा, है ना। तो हम एलसीएम लेके सोल्व आउट करें तो मेरे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम आएगा हमारे पास 2 और यहाँ आएगा 2y। ठीक है, माइनस का साइन देखो y माइनस 1 से बाहर पड़ा है, अगर माइनस के साइन को हम अंदर लेके जाएं तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस y प्लस 1। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। सिमिलर वे से यहाँ मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आएगा 3 एलसीएम आएगा 3, माइनस के साइन को अंदर शिफ्ट करेंगे तो अगेन साइन चेंज होंगे माइनस y एंड प्लस 2। ओके, एंड इन दोनों को हम कैलकुलेट करें तो 2y में से y माइनस करेंगे y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3 प्लस 2 मेरे पास आएगा 5 माइनस y डिवाइडेड बाय 3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो 3y प्लस 3 इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 2y, और y की वैल्यू को निकालें यहाँ से हम तो हमारे पास आएगा 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 डिवाइडेड बाय 5। ओके, हमें निकालना है इसकी वैल्यू तो 5 y के प्लेस पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। 5 से 5 कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज दैट 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, दिस इंप्लाइज दैट 14 डिवाइडेड बाय 2, दिस इंप्लाइज दैट 7। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो हम सम निकालें यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 का सम माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 17 माइनस करना है, यानी कि फ्रॉम द सम, फ्रॉम के बाद वाले में से पहले वाला में माइनस करना होता है। तो माइनस हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 19। ओके, सभी ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, प्लस का साइन अंदर जाएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 17, माइनस का साइन अब अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का x स्क्वायर प्लस का x और प्लस के 19। ओके, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें हम तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर, तो इन दोनों को मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आएगा माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के 3x माइनस x स्क्वायर हमारे पास आएगा माइनस के 4x स्क्वायर। ओके, अब x वाले टर्म्स को हम इकट्ठा करें, माइनस के 8x प्लस के 12x मेरे पास आएगा प्लस का 4x, प्लस के 4x में प्लस का x ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा प्लस का 5x। ओके, और कॉन्स्टेंट टर्म को हम ऐड करें 11 प्लस 17 प्लस 19 मेरे पास आएगा 9 प्लस 7 16, 16 और 1 7, 3 और 1 4। ओके, प्लस का 47। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय इज 1020, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 1020 रुपीज़। इफ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 20%, यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो हमारे पास है वो 20% है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, तो लेट कर लेते हैं हमारे पास जो सीपी है वो x होगा। ओके,
एंड जो प्रॉफिट होता है वो सीपी पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ सीपी। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 2 5, दैट मीन्स जो प्रॉफिट आया वो हमारे पास आया x डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस आता कैसे है, जो प्रॉफिट है अगर मैं सीपी में ऐड कर दूं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। ओके, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 1020 रुपीज़, प्रॉफिट मेरे पास है x डिवाइडेड बाय 5 और सीपी हमारे पास है x। ओके, सो इसे हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा 6x डिवाइडेड बाय 5, 1020, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर वैल्यू निकालें, यानी कि 6 1 जा 6, 4 6 7 जा 42, 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 0, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 हमारे पास आ जाएगा 8। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हैव और हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। लाइन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग होता है कि अगर हम उसको कट करें तो एग्जैक्ट वही इमेज हमें नजर आए। इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर हम यहाँ से इस कॉर्नर से कट कर दें तब भी सेम इमेज हमें नजर आएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि तीनों साइड इक्वल हैं। इस वर्टेक्स से हम कट करें तब भी हमें सेम नजर आएगा और इस वर्टेक्स से अगर हम कट करें तब भी हमें सेम नजर आएगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। हमें ऐसी फिगर निकालनी है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड हमारे पास इक्वल हो। अगर ये साइड इसकी इक्वल है तो इसको वर्टिकली अगर हम कट करें तो ये क्या होगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी होती है, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ हमें सेम इमेज नजर आएगी। स्केलेन ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। स्केलेन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। फोर्थ ऑप्शन में हमें कहता है कि बोथ स्केलेन ट्रायंगल और आइसोसेलेस, बट आइसोसेलेस में तो हमारे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज अ रोम्बस। एक रोम्बस है आपके पास ABCD, यानी कि स्क्वायर का एक स्पेशल टाइप जिसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते बट डायगोनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। A, B, C और D। ओके, BAC एंगल, यानी कि एक वर्टेक्स डायगोनल हमने ड्रॉ किया है AC, तो ये जो एंगल है वो हमारे पास है 50। हमें वैल्यू निकालनी है 3 एंगल D, यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है, और DAC की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो ये बातें आपको पता होगी। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये x होगा तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, x होगा। ओके, अब हमें पता है कि रोम्बस में ना अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, ऐसे ही बनता है ना रोम्बस। तो सपोज कीजिए ये वाली साइड पैरेलल है इस वाली साइड की, और ट्रांसवर्सल अगर AC ट्रांसवर्सल का काम करे तो ये वाला एंगल मेरे पास इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये एंगल जब मेरे पास 50 है, देखिए, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, 50 होगा ना। ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, 50 होगा। ओके, अब रोम्बस की सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। काफ़ी सारे मेथड होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट मैं जो मेथड समझा रही हूँ आई थिंक मुझे लगता है कि वो सबसे ईजी बेस्ट वे होगा, ईजी तरीका होगा। अब देखिए ये वाली साइड जो होगी इस वाली साइड की इक्वल होगी ना, है ना, इस वाली साइड की इक्वल होगी, तो ट्रायंगल जो ACD बनती है मेरे पास वो हमारे पास बनती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब हमारे पास एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, सपोज कीजिए ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल इस साइड के इस वाले एंगल के इक्वल होता है। सो ये एंगल मेरे पास 50 है, तो ये वाला एंगल भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये वाला एंगल जो होगा वो भी मेरे पास क्या होगा, 50 होगा ना। ओके, अब सोचिए कि AD पैरेलल है BC के और AC उसके ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो अब ये देखिए जो ये एंगल होगा वही एंगल मेरे पास क्या होगा, ये वाला होगा, है ना। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी मेरे पास क्या होगा, 50 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, 50 डिग्री का होगा। आई होप ये इतना समझ आ गया होगा आपको। ओके, हमें निकालना है इस D एंगल की वैल्यू। तो बाय ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल ACD की बात करूं, ध्यान से समझना, ACD की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। A प्लस एंगल C एंगल प्लस एंगल D मेरे पास होगा 180 डिग्री एंगल आएगा इन सबके साथ। तो A एंगल हमारे पास कितना आया है, 50 डिग्री, C एंगल मेरे पास है 50 डिग्री और D एंगल हमें निकालना है 180 डिग्री। सो D एंगल की हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास D एंगल कंप्लीट कितना हो गया, 80 डिग्री। कितना हो गया ये, 80 डिग्री। ओके, हमें वैल्यू निकालनी है 3 एंगल D माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल DAC।
3 एंगल डी, तो 80 है मेरे पास डी एंगल, और डी ए सी ये जो एंगल है वो हमारे पास कितना आ गया 50, तो 2 मल्टीप्लाई 50 डिग्री। यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो 8 3 जा 24 10 माइनस 5 2 जा 10 100 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 140 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज triangle ABC and DBC are two triangles formed on the base BC and on the same side of it. एक BC बेस है जिसके सेम साइड पे दो ट्रायंगल्स ड्रॉ की गई हैं, ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। ओके, अब गिवन है इसमें कि ए सी जो है डी बी के इक्वल है, ए सी जो साइड है डी बी साइड के इक्वल है, और ए बी जो साइड है यानी कि ये साइड वो सी डी के इक्वल है। तो हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्रायंगल ए बी सी इनको हम राइट कैसे कर सकते हैं, इनको हम ड्रॉ अगर सेपरेट वे में करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी हमारे पास पैरेलल है इक्वल है सी डी के, तो सी बी डी में इसको राइट कर दूं, दैट मीन्स ए बी इक्वल है हमारे पास सी डी के, और यहाँ से ए सी इक्वल है हमारे पास बी डी के, और बी सी दोनों में कॉमन है, तो ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए बी सी। अगर इस सीक्वेंस में हम जा रहे हैं तो इसको भी हमें इसी सीक्वेंस में राइट करना होगा कि ट्रायंगल डी सी बी की कॉन्ग्रुएंट होगी। सो ऑप्शन में देखें तो ट्रायंगल ए बी सी इज यस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस्ड पॉइंट डी। एक ट्रायंगल है ए बी सी आपके पास ए बी सी, जिसकी साइड बी सी को डी तक प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ाया गया है, और एंगल ए हमारे पास गिवन है 40 डिग्री, एंड ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी ट्रायंगल है वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मीन्स ए एंगल ए साइड बी सी साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा ए सी साइड के सामने वाले एंगल की, यानी कि ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा 40 डिग्री, और एंगल ए सी डी जो है एंगल ए सी डी है हमारे पास इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए एंगल हमारे पास है 40 और बी एंगल भी हमारे पास है 40। सो फाइनली हमारे पास एंगल ए सी डी की वैल्यू है वो हमारे पास होगी 80 डिग्री। ओके, हमें निकालना है ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी। तो ए सी डी एंगल हमारे पास है 80 डिग्री प्लस 3 बी एंगल हमारे पास है 40 डिग्री, और कैलकुलेट करें तो 8 2 16 0 3 4 12, टोटल हमारे पास आएगा 6 2 8 280 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक्स एंड वाई इज 80। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं दोनों, ये प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं। तो इन्होंने हमारे पास गिवन है कि एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि एक्स और वाई का जो सम है हमारे पास है 80 डिग्री, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हमारे पास एंगल जो x होगा वो एंगल y के इक्वल होगा। सो मैं इसे लिख सकती हूँ x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंड x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई है 40। तो x 40 है तो मेरे पास y भी क्या होगा 40 डिग्री होगा। ओके, आगे कहता है कि इफ z इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल y, अगर हमारे पास z y का कॉम्प्लीमेंट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल का मीनिंग होता है कि y प्लस z का मीनिंग, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि y प्लस z हमारे पास इससे इक्वल होगा 90 डिग्री की। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट एंगल होता तो हमारे पास y प्लस z इक्वल होता 180 डिग्री की। सो यहाँ से मैं z की वैल्यू निकालूँ तो वो हमारे पास होगी 90 माइनस y, एंड y की वैल्यू हमारे पास है 40 डिग्री, दैट मीन्स मेरे पास जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 50 डिग्री। तो z की वैल्यू 50 डिग्री है, y की वैल्यू 40 एंड x की वैल्यू भी 40। हमें वैल्यू निकालनी है 3x माइनस y प्लस z की, हमें वैल्यू निकालनी है 3x माइनस y प्लस z की। तो सभी वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, x के प्लेस पे x की, y के प्लेस पे y की वैल्यू और z के प्लेस पे z की वैल्यू, तो हमारे पास आएगा 3 4 12 120 डिग्री, और यहाँ से आएगा प्लस के 10 डिग्री, दैट मीन्स
130 डिग्री हमारे पास वैल्यू आएगी 3x माइनस 5 प्लस जेड की। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। तो ये थी 20 क्वेश्चन जो 1 जनवरी 2022 को सीटेट का पेपर हुआ था। आई होप ये वीडियो, ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।